नमस्कार। आज की स्वास्थ्य परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। परिचर्चा चालू करने के पहले एक संक्षिप्त परिचय। मेरे साथ है नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम, डॉक्टर रोहित स्वामी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर तीर्थ प्रताप सिंह सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर पूनम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं हूँ डॉक्टर अंशु जैन। आज की परिचर्चा चालू करते हैं। अपने डॉक्टर से अपने बहुत सारे सवालों के जवाब हमें जानने हैं। कैंसर क्या है, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर जो कि महिलाओं में, भारतीय महिलाओं में खासकर नंबर 1 है इस समय। इसके क्या कारण है, क्या इसके लक्षण है और किस तरीके से हम इसका डायग्नोसिस करते हैं, क्या इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हमारे पास हैं, इन सभी सवालों का जवाब हम जानते हैं अपने विशेषज्ञों की टीम के द्वारा। डॉक्टर रोहित, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं में किस उम्र में कैंसर की संभावना, खासकर ब्रेस्ट कैंसर की संभावना होती है, इसके लक्षण क्या है और इसके कारण क्या है। तो मैडम, जैसे कि बाकी कैंसर्स के अंदर होता है, जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी सबसे ज़्यादा 60 साल के बाद की आयु के अंदर होते हैं। बाकी जो कारण होते हैं जिस कारण से ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है, तो बढ़ती हुई आयु के अलावा जल्दी पीरियड शुरू हो जाना या काफ़ी लेट जाके पीरियड्स बंद होना, इसके अलावा बच्चा जो है वो काफ़ी लेट पैदा होना, शादी लेट होना, बच्चा लेट पैदा होना, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही या तो हो ही नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना और हार्मोनल सप्लीमेंट्स लेना, पहले कभी किसी और कारण से चेस्ट पे रेडिएशन लगी हो, ये हाई फैट डाइट लेना, वेट जो है काफ़ी ज़्यादा होना, ये कुछ कॉजेज़ होते हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। 10% जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, जो फैमिली के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते जाते हैं। ये हेरिडिटरी कैंसर जो है एक जीन के म्यूटेशन के कारण होते हैं, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, जो हमारा जीन जो है वो म्यूटेटेड होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस को बढ़ाता है। अगर हम सिम्टम की बात करें, लक्षणों की बात करें ब्रेस्ट कैंसर के, तो लक्षण आमतौर पे जो होते हैं उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ महसूस होना। गांठ जो है वो मोबाइल भी हो सकती है, मतलब चलती फिरती भी हो सकती है ब्रेस्ट के अंदर, और फिक्स्ड भी हो सकती है, चमड़ी से भी चिपकी हो सकती है। इसके अलावा जो है निपल से इस तरह होना, चाहे तो ब्लडी अपना जो ब्लड के रंग का इस तरह हो या फिर मिल्क के रंग का हो या फिर किसी भी रंग का इस तरह हो। इसके अलावा निपल का अंदर की तरफ चले जाना, ब्रेस्ट के अंदर दर्द होना, दोनों ब्रेस्ट का आकार जो है वो अलग अलग हो जाना, कांच के अंदर किसी तरह की कोई काट महसूस होना, ब्रेस्ट की स्किन के ऊपर किसी तरह का कोई अल्सर वगैरह आना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो आप कहना चाहेंगे कि आनुवांशिकता और लाइफ स्टाइल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेफिनेटली जेनेटिक्स और हेल्दी लाइफस्टाइल, ये दोनों की दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रेस्ट कैंसर के होने के कारणों में। तो जैसे मैंने बताया, हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर लगभग 100 में से 10% ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी होता है जी। और हर एक स्त्री को खुद की फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि फैमिली के अंदर कभी किसी भी रिलेटिव को ब्रेस्ट कार्सिनोमा या फिर ओवेरियन कार्सिनोमा हुआ है। उसी तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल होना भी काफ़ी ज़रूरी है ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए। जो है फैट की इंटेक कम हो, साथ में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना हो, मतलब अच्छे से एक्सरसाइज करे महिला, कम से कम 7 दिन में से 5 दिन 45 से 1 घंटे की एक्सरसाइज हो। वेट जो है वो मेंटेन रहे, जितना कैलोरी का इंटेक हो उतना ही जो है एक्सरसाइज करके बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ओबेसिटी से बच के रहे। सो कीमोथेरेपी का ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में क्या रोल? तो कीमोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कई स्टेजेस में काम आती है। जैसे हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर को 4 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं, स्टेज 1 से स्टेज 4, और स्टेज 1 से स्टेज 3 के अंदर कीमोथेरेपी काम में आती है। कैंसर को जड़ से ख़त्म करने के लिए सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है या सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी के साथ में टारगेटेड थेरेपी भी दिया जाता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि जो ट्यूमर का मार्कर है वो टारगेटेड थेरेपी के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसके अलावा स्टेज 4 की जो बीमारी है उसके अंदर कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इन सब का अच्छा रोल है। और जैसे जैसे हमारी साइंस डेवलप हो रही है, हमारे पास नए नए टारगेटेड थेरेपीज़ आ रही है, इम्यूनोथेरेपीज़ आ रही है, हार्मोनल थेरेपीज़ आ रही है,
जैसे इवन स्टेज 4 के पेशेंट्स का सर्वाइवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंक्रीज हो गया है। तो कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का ब्रेस्ट कैंसर में शुरुआती स्टेज से लेके स्टेज 4 के ब्रेस्ट कैंसर में सबके अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है। डॉक्टर तेज, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर को हम डायग्नोस कैसे करते हैं? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, पेशेंट्स को यूजुअली ब्रेस्ट में कोई ना कोई गांठ होती है। हम ब्रेस्ट की गांठ को एग्जामिन करते हैं कि उसका साइज क्या है। साथ में एक्जिला में देखते हैं कि वहाँ पे लिम्फ नोड्स में बीमारी तो नहीं है। गर्दन में लिम्फ नोड्स देखते हैं कि वहाँ पे कोई बीमारी तो नहीं है। और फिर उसके बाद में हम मेमोग्राम करवाते हैं, जिसमें एक्सरे मेमोग्राम, सोनोग्राफी द्वारा मेमोग्राम दोनों करते हैं। और फिर उसके बाद हम बायोप्सी के लिए उसको प्लान करते हैं। यूजुअली बायोप्सी हम ब्रेस्ट से लेते हैं और फिर उसके बाद में उसको जांच के लिए भेजते हैं। साथ में उसमें हम हार्मोनल रिसेप्टर्स का स्टेटस भी देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। यूजुअली हमें ये भी देखना होता है कि बीमारी क्या इसी जगह पे ही है या किसी दूसरी जगह पे भी फैली हुई है। उसमें हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे भी कुछ एक चीज़ें देखते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को हड्डियों में कहीं पे दर्द है तो वहाँ पे देखते हैं कि टेंडरनेस किस तरह की है, क्या वो सस्पिशियस लग रही है या नहीं लग रही है बीमारी होने के हिसाब से। और यूजुअली अगर बीमारी छोटी होती है और इस तरह की कंप्लेन नहीं है तो हम और एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाते हैं। लेकिन अगर बीमारी लोकली एडवांस है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में आ रखी है या फिर गर्दन के लिम्फ नोड्स में आ रखी है, तो फिर हम उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं ये देखने के लिए कि बीमारी दूसरी जगह पे नहीं फैली हुई। उसमें या तो हम पेट सीटी स्कैन करवाते हैं, एक ऑप्शन ये रहता है, या फिर हम छाती और पेट का सीटी स्कैन करवाते हैं और उसके साथ बोन स्कैन करवाते हैं। जी, तो ये बताइए कि सर्जरी का इसमें क्या रोल है? जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया कि फर्स्ट स्टेज से लेकर 4th स्टेज तक कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज सर्जरी भी एक अपना स्थान रखती है इसके ट्रीटमेंट में। ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी का सबसे ज़्यादा प्रमुख रोल रहता है। यूजुअली स्टेज 1 से स्टेज 3 तक के जो केसेस रहते हैं उसमें हम सर्जरी करते हैं। कुछ एक केसेस में हम सर्जरी पहले करके कीमो करते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, या कुछ एक केसेस में हम कीमो दे करके फिर सर्जरी प्लान करते हैं। सर्जरी दोनों तरह से होती है, कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूव करके और ब्रेस्ट को कंजर्व करके। यूजुअली हमारा कोशिश रहता है कि हम ब्रेस्ट को कंजर्व करके सर्जरी करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि चाहे आप कंप्लीट ब्रेस्ट को रिमूव करें या फिर ब्रेस्ट को बचा के ऑपरेशन करें, दोनों के रिजल्ट्स कंप्लीटली एक जैसे ही रहते हैं। कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीमेल के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है, साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि हम जहाँ तक हो सके ब्रेस्ट को कंजर्व करें। और ये यूजुअली स्टेज 1, 2, 3 के केस में रहता है। स्टेज 4 में यूजुअली हम सर्जरी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक सेलेक्टेड पेशेंट्स जिसमें कि ब्रेस्ट इतना ज़्यादा फंगेटिंग हो गया है कि वो पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन गया है, तो उन केसेस में हम स्टेज 4 में भी सर्जरी करते हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएंगे कि सर्जरी कराने के बाद में पेशेंट कितने समय बाद अपनी सामान्य जिंदगी में लौट सकता है? यूजुअली एक सरफेस सर्जरी बहुत मेजर सर्जरी नहीं होती है। इसमें यूजुअली एक ट्यूब रहता है, यूजुअली 5 to 7 डेज, उसके बाद वो निकल जाता है। सूचर्स रहते हैं और वो यूजुअली 7 से 10 दिन में निकल जाते हैं। यूजुअली उसके बाद अपनी सभी रूटीन से वो कम्प्लीटली कर सकते हैं। इसमें हम रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ एक्सरसाइज उनको बताते हैं, जो कि उनको यूजुअली 4, 5, 6 मंथ्स तक फॉलो करनी रहती है, ताकि उनके शोल्डर की जो मूवमेंट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट ना हो। दर्शकों, सर्जरी के बारे में और मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, पर इसकी एक और ट्रीटमेंट पद्धति है जो बहुत कारगर है, जिसे हम रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम आपको बताएंगी कि रेडिएशन क्या है, इसका कब उपयोग हम कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर की किस स्टेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैम, जब हम रेडिएशन की बात करते हैं, एक्चुअली रेडिएशन एक प्रकार की आयनाइजिंग किरणें होती हैं जो हाई एनर्जी एक्सरेज या इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होते हैं, और जिनको हम पोस्ट ऑपरेटिवली या कई बार इनऑपरेबल केसेस में भी हम देते हैं, जहाँ पर किरणें जो हैं जब बॉडी में जाती हैं तो जो कैंसर की डिवाइडिंग सेल्स होती हैं ये उनकी डिवीजन को रोकती हैं, जिससे कि सेल की डेथ होती है। तो एक प्रकार से ये किरणें सेल का डिवीजन रोक के उसको मारती हैं और कैंसर को ख़त्म करती हैं। तो ये तो एक बेसिक मैकेनिज्म होता है जो रेडिएशन का होता है। बात आती है ब्रेस्ट कैंसर में इसका कहाँ रोल होता है। ब्रेस्ट कैंसर में हम इसे क्यूरेटिव और पैलिएटिव 2 सेटिंग्स में यूज़ करते हैं। क्यूरेटिव सेटिंग मैं तब कहूँगी जब हमारा कैंसर ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, यानी कि उसे हम कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम, जो अभी डॉक्टर तेज बता रहे थे, 2 प्रकार की सर्जरीज होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और मेस्टेक्टमी। तो जब हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं उसमें हम सिर्फ लंप रिमूव करते हैं। तो जब हम लंप रिमूव करते हैं, आफ्टर दैट जो ट्यूमर बेड या सर्जिकल बेड होता है हम उसे इरेडिएशन देते हैं, सो दैट जो भी माइक्रोस्कोपिक रेजिडुअल डिसीज़ है उसको हम ख़त्म कर सकें।
सेकेंड चीज़ आती है मेस्टेक्टमी, यानी कि जब हम कम्प्लीटली ब्रेस्ट को रिमूव करा रहे हैं। तो कम्प्लीटली जब ब्रेस्ट रिमूव होता है उसके बाद जब उसकी स्टडीज़ उसके टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसमें देखा गया है कि कुछ हाई रिस्क ग्रुप सबसेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि जिसमें डिसीज़ का साइज़ बहुत ज़्यादा है या फिर नोड्स प्रेजेंट पॉजिटिव हैं। ऐसे कुछ केसेस में हम चेस्ट वॉल जो होती है और जो ड्रेनिंग एरिया होता है एक्जिला या सुप्राक्लेविकुलर एरिया, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोपैथिक रिपोर्ट हम उसको रेडिएशन देते हैं। ये दोनों ही रेडिएशन जो दिए जाते हैं वो ये इंश्योर करने के लिए दिए जाते हैं कि जो भी रेजिडुअल माइक्रोस्कोपिक डिसीज़ है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, ताकि इनसाइट रिक्रेस यानी कि सेम ब्रेस्ट में दोबारा बीमारी आना या फिर कॉन्ट्रालेटरल यानी कि दूसरे ब्रेस्ट में दोबारा बीमारी आने के जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाए। एक और जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो अब रिसेंटली डेवलप हुई है, दैट इज़ स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। ये उन कुछ स्पेशली चुने हुए केसेस में दी जाती है जहाँ पर हमारा प्राइमरी डिसीज़ कंट्रोल्ड है लेकिन पेशेंट को किसी दूसरी साइट पर मेटास्टेसिस आ गई है, और ये मेटास्टेसिस इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोमेटास्टेसिस है, यानी कि 1 to 5 लीजन्स या लिमिटेड लीजन्स हैं। अदरवाइज पेशेंट इज डिसीज फ्री और ही इज और शी इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। सो इन केसेस में हम स्पेसिफिकली हाई डोज रेडिएशन देते हैं और उन स्पेसिफिक साइट्स पे स्टीरियोटैक्टिक मेथड से ट्रीटमेंट करते हैं, और ये भी हम क्यूरेटिव इंटेंट से ही करते हैं। सो ये कुछ हैं जहां हम क्यूरेटिव सेटिंग से ब्रेस्ट कैंसर में रेडिएशन देते हैं। सेकेंड चीज़ आती है पैलिएटिव सेटिंग। पैलिएटिव सेटिंग हम तब यूज़ करते हैं जब डिसीज़ हेवायर है, हमें उसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं, डिफ्यूज़ मेटास्टेसिस आ गई हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बोन पेन हो रहा है, हड्डी में दर्द हो रहा है, या ब्लीडिंग आ रही है, या ब्रेन में मल्टीपल मेटास्टेसिस की वजह से सिम्टोमेटिक है पेशेंट। ऐसे कुछ केसेस में हम उनको रेडिएशन देते हैं, और ये पैलिएटिव रेडिएशन होता है जो कि 1 to 5 फ्रैक्शंस में हम देते हैं, मैक्सिमम कई बार 10 फ्रैक्शंस में भी हमें देना पड़ता है। एंड दैट जस्ट हेल्प्स इन रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। उनके जो लक्षण होते हैं सिर्फ वो उनको कम करता है, डिसीज़ पर एज पर उसका कोई रोल नहीं होता है। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम रेडिएशन को ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में देते हैं। सो कोई भी पेशेंट अगर ब्रेस्ट कैंसर का हमारे पास में आता है तो हम एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच देते हैं। राइट। आप तीनों स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो दवाइयों के द्वारा, सर्जरी के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा कोशिश करते हैं कि इस बीमारी से उसको पूरी तरह से या कुछ हद तक निजात दिला सकें और उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें। सो दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कैंसर लाइलाज नहीं है। समय रहते अगर हम जागरूक रहें, सावधानीपूर्वक अपने लक्षणों को पहचानें, समय रहते हुए डॉक्टर से परामर्श करें और अकॉर्डिंगली जो भी हमारी स्टेज है उसके अकॉर्डिंगली जो भी उपचार की पद्धति हमें बताई जाती है उसको प्रॉपर तरीके से अपने चालू कर दें, तो हम इस कैंसर की बीमारी को काफ़ी हद तक जड़ से मिटा सकते हैं, या कहिए कि अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर परिचर्चा खत्म करने के पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि समय रहते ही अगर हम सचेत हो जाए तो इस बीमारी को होने से पहले भी रोका जा सकता है, या बिल्कुल माइन्यूट स्टेज में हम पकड़ सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कम 40-50 की एज में आपको अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर परामर्श करना चाहिए। मैमोग्राफी या कुछ ऐसी मॉडलिटीज़ हमारे पास में है जिससे हम स्क्रीनिंग करके शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर से आपको लाइफ स्टाइल अच्छी करने की भी कुछ सलाहें दी जाती है जिनको फॉलो करके आप आने वाले समय में भी कैंसर से बच सकते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहे, इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।